नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक यहाँ पर पहुँच जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। तो साथियों, आज ये फाउंडेशन बैच का डे 2 है, जिसमें हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले सभी साथी एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला यहाँ पर उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कठोच, यशोधर मठवाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल, के.पी. नोटल आदि को जाता है। तो दोस्तों, ये जितने भी इतिहासकार हुए हैं, ठीक है दोस्तों, इनको क्या है, उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से प्राप्त पर स्तर उपकरण, इसके पर्स, छेनी, कन्नी आदि को इतिहासकारों ने फ्लैग वर्ग के अंतर्गत रखा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उत्खनन के दौरान क्या है, जो भी क्या इसके पर्स, छेनी, कन्नी आदि जो प्राप्त हुए थे दोस्तों, तो इतिहासकारों ने दोस्तों इसको क्या है, फ्लैग वर्ग के अंतर्गत इनको यहाँ पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। हटवाल घोड़ा शैलचित्र अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुए हैं और ठनडुंगा शैलचित्र उत्तरकाशी जिले से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से भी हमारा क्या है, एक संभावित क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, जो कि आगामी किसी भी परीक्षा में यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अल्मोड़ा जिले से दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पे याद रखने वाली जो बात है दोस्तों, अल्मोड़ा जिले से हमें क्या है, हटवाल घोड़ा शैलचित्र यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्तों, उत्तरकाशी जिले से हमें क्या है, ठठुंगा शैलचित्र यहाँ से प्राप्त होता है। तो दोनों दोस्तों, इन दोनों टॉपिकों को यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द्वाराहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैलचित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी क्या है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा बन सकता है। ठीक है दोस्तों, प्राचीन कालीन शैलचित्र के जो अवशेष हैं दोस्तों, वो हमें क्या है, मुनियों के ढाई नामक जो पर्वत है दोस्तों, वहाँ से हमें क्या है, प्राप्त हुए हैं। और मुनियों के ढाई नामक जो पर्वत है दोस्तों, ये क्या है, द्वाराहाट में यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ से भी क्या हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है। इन्होंने 1856 ईस्वी में को देवधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेष की यहाँ पर खोज की थी। तो दोस्तों, यहाँ से जो हमारा संभावित एक क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या बन सकता है कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, या किसको यहाँ पर माना जाता है। तो किसको माना जाता है, हेनवुड को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों हमारे क्या एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आगामी किसी भी परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को यहाँ पर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र उपकरण एवं मृदभांड की खोज 1951 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1953 ईस्वी को यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के इलाहाबाद से पाषाण उपकरण एवं मृदभांडों की यहाँ पर खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि हरिद्वार के बहादुराबाद से, ठीक है दोस्तों, पाषाण उपकरणों एवं मृदभांडों की खोज किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी हमारे एक संभावित क्वेश्चन बन सकता है आगामी एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर मठवाल द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, वो क्या बनेगा क्वेश्चन कि राम घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, यशोधर मठपाल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कप मार्क्स यानी ओखली की खोज यशोधर मठपाल ने की गई थी। तो यहाँ से हमारे दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, वो ये संभावित प्रश्न ये है
कि क्या है, ओखली के कप मार्क्स या ओखली के वो कहाँ से मिले हैं, चिन्ह कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, नौला ग्राम से। और इसको किसके द्वारा खोजा गया, यशोधर मटवाल के द्वारा। अगला है महरू उडियार रामगंगा घाटी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा महरू उडियार है वो रामगंगा घाटी नदी में यहाँ पर स्थित है। अगला है चित्रित धूसर मृद भांड के साक्ष्य, ठीक है, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग को श्रीनगर, थापले, उत्तरकाशी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी दोस्तों, ठीक है, उसका जो पुरातत्व विभाग है दोस्तों, ठीक है, उसने क्या है, थापले और उत्तरकाशी से क्या है, चित्रित धूसर और मृदभांड के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं बीवी ने रानीखेत के पास धनखल गांव में 1998 ईस्वी को MP जोशी व DS नेगी संरक्षण में उत्खनन करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि रानीखेत में क्या है, उत्खनन किस किस के संरक्षण में यहाँ पर करवाया गया था, तो ये करवाया गया था MP जोशी और DS नेगी के संरक्षण में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है। तो यहाँ से क्या हमारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है साथियों, वो क्या है कि उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण कौन सा है, तो कौन सा है, लौह फलक। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल में 1999 को हुई और मंगोली शैलचित्र का संबंध नैनीताल से था। तो यहाँ से हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है तो साथियों, जो एग्जाम में संभावित क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, वो क्या बन सकता है यहाँ पर कि 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज कहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज यहाँ पर नैनीताल में की गई थी। कब की गई थी, 1999 में। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। 1986 में अल्मोड़ा जनपद से भी एक ताम्र उपकरण की यहाँ पर खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं। मोर ध्वज में उत्खनन का कार्य 1887 में M मरकम द्वारा यहाँ पर किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1919 और 1920 ईस्वी के मध्य में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा संस्कृति की यहाँ पर खोज की थी। तो यहाँ से भी हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो की थी दयाराम साहनी ने 1921 में यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पर खोज की थी। अगला दोस्तों, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कसार देवी सलासरिया अल्मोड़ा से मिलता है। कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ से हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया है साथियों। यहाँ से क्या बन गया है कि 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण, ठीक है, का सलासरिया कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, कसार देवी अल्मोड़ा से क्या है, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण यहाँ पर प्राप्त हुआ है उत्खनन के दौरान। ठीक है दोस्तों, और कसार देवी मंदिर जो दोस्तों वो क्या है, कश्यप नामक पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन बन गए हैं। पहला क्या है कि 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कसार देवी सलासरिया अल्मोड़ा से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि कसार देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये कश्यप नामक पहाड़ी पर स्थित है कसार देवी का मंदिर, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। तो यहाँ से हमारे 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बन गए हैं। अगला है दोस्तों महासम संस्कृति। ठीक है दोस्तों, महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई है। यहाँ से लगभग 200 कपमार्क्स यानी ओखली 12 समांतर पंक्तियों में खुदे मिले हैं। तो यहाँ से भी हमारे 2 क्वेश्चन साथियों यहाँ पे बन रहे हैं। पहला क्या है कि महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियां किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो हुई है द्वाराहाट के चंद्रशेखर मंदिर से प्राप्त हुई है महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियां। दूसरा क्या है दोस्तों, 200 कपमार्क्स यानी ओखली की 12 समांतर पंक्तियां
का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से होता है? द्वाराहाट से। ठीक है दोस्तों, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है? द्वाराहाट। तो ये आंसर भी हमारे क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है मासम संस्कृति की आकृतियों की खोज 1870 ईस्वी में रिबेट कार्नक द्वारा की गई थी। तो यहाँ से भी एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मासम संस्कृति की खोज किसके द्वारा और कब की गई थी? तो जो महासम संस्कृति थी, ठीक है, उसकी आकृतियों की खोज क्या है? रिबेट कार्नक के द्वारा 1877 में यहाँ पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं। कप मार्क्स का संबंध महासम संस्कृति से है, जिनका सर्वप्रथम उल्लेख कार्नक ने किया था। ठीक है दोस्तों, जो कप मार्क्स हैं दोस्तों, जो ओखली है, ठीक है, उसका जो संबंध है वो क्या है? महासम संस्कृति से। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या हमारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि कप मार्क्स या ओखली का संबंध किससे है? तो किससे है? महासम संस्कृति से। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा क्या है? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। MP जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महासम कालीन कप मार्क्स को 7 भागों में विभाजित किया गया। टोक एवं मूल्य जनजाति को महासम कालीन बताया था। ठीक है दोस्तों, जो MP जोशी हैं दोस्तों, ठीक है, उनको जो क्या है? कुमाऊं से जो उनको क्या है? कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं, उनको उन्होंने क्या है? 7 भागों में उनको विभाजित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौलाग्राम से डॉक्टर यशोधर मटवाल ने 73 कप मार्क्स खोजे हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से भी हमारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। देवधुरा में कप मार्क्स की खोज डॉक्टर MP जोशी ने यहाँ पर की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोपेश्वर के समीप मंडल तथा पश्चिमी नयार घाटी में ग्वाड़ आदि स्थानों पर कप मार्क्स की खोज डॉक्टर यशवंत कटोच ने की थी। आगे बढ़ते हैं। शिष्ट महासम संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना थी जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। विशाल शिलालेखों एवं चट्टानों पर बने अखल आकार के उथले गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कप मार्क्स कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों जो विशाल शिलाखंड होते हैं और चट्टान होते हैं दोस्तों, उन पे दोस्तों क्या है? ओखली के आकार के जो उथले हुए गड्ढे जो बने होते हैं दोस्तों, ठीक है, जो चट्टानों पर क्या है? ओखली के आकार के जो उथले हुए गोल गड्ढे होते हैं दोस्तों, ठीक है, पुरातत्व विज्ञान में उनको क्या है? यहाँ पर कप मार्क्स कहा जाता है, यानी उनको ओखली ही यहाँ पर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ। ठीक है दोस्तों, पहला दोस्तों कोल प्रजाति। ठीक है दोस्तों, कोल प्रजाति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, उनको हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से हमारे क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला, उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कोल को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया है। ठीक है दोस्तों, कि उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति या जाति कौन थी? तो कौन थी? कोल। तो कोल से याद रखना दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड में पहले सबसे पहले आने वाली जो जाति के लोग थे दोस्तों, या प्रजाति के लोग थे, वो कौन थे? कोल प्रजाति के लोग थे। कोल प्रजाति के लोग दिखने में कुरूप व भद्दे थे। ठीक है, यानी जो कोल प्रजाति के लोग थे वो दिखने में क्या है? बहुत ही कुरूप थे। ठीक है, और बहुत ही भद्दे थे। आगे बढ़ते हैं। पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो पुरा साहित्यिक जो ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है, उनमें क्या है? कोल प्रजाति का जो जिक्र किया गया है मुंड या सबर के नाम से यहाँ पर उनका, उसमें उन ग्रंथ साहित्यिक ग्रंथों में उनका क्या है? वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करती थी। यानी जो कोल प्रजाति के लोग थे वो क्या है? नाग पूजा के साथ ही साथ क्या है? लिंग की भी यहाँ पर पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं। कुमार कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है। इस प्रथा में भौतांत्रिक प्रभाव दिखा देता है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल में कोल गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों कोल गणतंत्र की जानकारी दोस्तों हमें क्या है? के शासन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? नेपाल से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। शिव प्रसाद डबराल ने कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। यानी दोस्तों जो शिव प्रसाद डबराल जो इतिहासकार हुए हैं दोस्तों, ठीक है, वो कोल प्रजाति को क्या है? भारत तथा हिमालय की क्षेत्र की सबसे पुरानी जाति के लोग मानते हैं। कौन? शिव प्रसाद डबराल कोल जाति वालों को। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, किरात प्रजाति, यानी दोस्तों कोल के बाद क्या है, उत्तराखंड में कौन सी प्रजाति आती है, कौन सी जाति के लोग आते हैं, किरात के। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमें इनको क्या सीक्वेंस वाइज इनको याद रखना है। कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है, इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कोल प्रजाति के बाद उत्तराखंड में क्या है, किरातियों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है, यानी कोल जनजाति के बाद क्या है, भारत में उत्तराखंड में क्या है, किरात प्रजाति के लोग आए। ठीक है दोस्तों, और इनको क्या किन्नर या कीर भी कहा जाता है, किरात प्रजाति के लोगों को। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है और इसकी भाषा या बोली मुंडा एवं इनका मुख्य खाद्य सत्तू था। ठीक दोस्तों, स्कंद पुराण में किरातों को यहाँ पर भिल्ल कहा गया है। ठीक है, इनकी भाषा या बोली को यहाँ पर मुंडा कहा गया है, और किरातों को जो मुख्य खाद्य पदार्थ था दोस्तों वो क्या था, सत्तू था, यानी इनका मुख्य खाद्य पदार्थ जो था वो क्या था, यहाँ पर सत्तू था। आगे बढ़ते हैं, किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक आखेटक जाति थी, यानी दोस्तों जो किरात प्रजाति के लोग थे, ठीक है दोस्तों, वो एक ही जगह पे आवास नहीं करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस प्रकार से वो घूमते रहते थे। ठीक है दोस्तों, वो अपने साथ क्या है, पशु भी पालते थे, और वो आखेटक जाति थी, यानी वो आखेट करके अपना क्या है, भरण पोषण यहाँ पर करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से यहाँ पर युद्ध किया था। आगे बढ़ते हैं, किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध बिल्लव केदार नामक स्थान में हुआ था, जिसे शिव प्रयाग भी यहाँ पर कहा जाता था। ठीक दोस्तों, तो किरातों और अर्जुन का युद्ध दोस्तों बिल्लव केदार नामक स्थान में हुआ था, जिसको क्या है, शिव प्रयाग के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि किरातों और अर्जुन के मध्य जो युद्ध हुआ था वो बिल्लव केदार नामक स्थान में हुआ था, जिसको क्या है, शिव प्रयाग के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता था। ठीक है, हमको इतना ही यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बाणभट्ट की कादम्बरी रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि करती है, यानी दोस्तों बाणभट्ट की जो कादम्बरी जो रचना है, जो उन्होंने एक बुक लिखी है, ठीक है, उसमें क्या है, किरातों के निवास स्थान के यहाँ पर पुष्टि मिलते हैं हिमालयी क्षेत्रों में, यानी जो किराती लोग थे वो क्या हिमालय के क्षेत्रों में यहाँ पर निवास करते थे। आगे बढ़ते हैं, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में आस्कोट और डीडीहाट नामक स्थानों में किरातों के वंशज रहते हैं। अगला है, जॉर्ज ग्रियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, खस प्रजाति, यानी दोस्तों उत्तराखंड में सबसे पहली प्रजाति कौन आई, कोल आई, कोल के बाद कौन सा आए, किरात आए, और किरातों के बाद यहाँ पर कौन आते हैं, खस प्रजाति के लोग यहाँ पर आते हैं। किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है, और खसों को 1885 में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी पहले कोल आई थी, कोल के बाद किरात आए थे, किरात के बाद यहाँ पर कौन आते हैं, उत्तराखंड में खस प्रजाति के लोग यहाँ पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य यहाँ पर था। आगे बढ़ते हैं, घर जमाई प्रथा एवं पशु बलि प्रथा खसों में प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, जो खस प्रजाति के लोग थे दोस्तों उनमें क्या है, घर जमाई प्रथा और पशु बलि प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। तो हमको ये दोनों पॉइंट नोट डाउन करने हैं। ठीक दोस्तों, एक तो घर जमाई प्रथा थी खसों में, दूसरी क्या थी, पशु बलि प्रथा। आगे बढ़ते हैं, खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकुआ प्रथा यहाँ पर कहा जाता था। अगला है, जटेला प्रथा खसों में व्याप्त थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को यहाँ पर क्या है, जटेला यहाँ पर कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करते थे, जिसे देवदासी यहाँ पर प्रथा कहते थे। अगला है, गढ़वाल और कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार खसों के समय हुआ। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से हमारे क्या एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में क्या है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस प्रजाति या जाति के समय हुआ था, तो किसके समय हुआ था, खसों के। ठीक है, तो इसको हमने इतना ही
याद रखना है कि ठीक है, खस प्रजाति के समय में क्या गढ़वाल और कुमाऊं में क्या बौद्ध धर्म का सर्वाधिक यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुतांत्रिक या शोका प्रजाति। ठीक है दोस्तों, अब खस प्रजाति के बाद यहाँ पे कौन सी प्रजाति आती है? शोका प्रजाति। पहला है काली नदी घाटियों में रहने वाली भोटिया प्रजाति को शोका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी भोटिया जो प्रजाति है दोस्तों, उसी को यहाँ पर क्या है? शोका प्रजाति कहते हैं, जो एक व्यापारिक प्रजाति थी। यानी जो भोटिया या शोका प्रजाति के लोग हैं दोस्तों, ये क्या है? एक व्यापारिक प्रजाति थी, यानी ये व्यापार करते थे। आगे बढ़ते हैं। 1962 तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। ठीक है दोस्तों, 1962 तक क्या भोटिया क्या है? तिब्बत के साथ यहाँ पर व्यापार करते थे। लेकिन 1914 ईस्वी में हुए तिब्बत व अंग्रेज के बीच समझौते के आधार पर भोटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट यहाँ पर प्राप्त हो गई थी। अगला है भोटातिकों की अनेक उपजातियाँ थी जो निम्न है: गरब्याल, गुंजियाल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल, दताल आदि। ये सब क्या है? भोटिया या शोकिया के उपजातियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भोटातिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी। ठीक है, एवं राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे। इसमें आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। रण बड़ प्रथा का प्रचलन दारमा और ब्यास घाटी में रहने वाली भोटातिकों में है। भोटिया लोग घूरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में करते हैं, जबकि घबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है। अगला है भोटातिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो भोटातिकों का जो समूह होता है उसको स्थानीय भाषा में कुंच के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड के कालखंड। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास विभिन्न कालखंडों में विभक्त है। ठीक है, यानी उत्तराखंड के इतिहास को जो काल है दोस्तों, वो 3 कालखंडों में यहाँ पर उसको विभाजित किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है दोस्तों, अल्मोड़ा के कालामाटी व मल्ला पैनाली नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र मिले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो अल्मोड़ा के कालामाटी एवं मल्ला पैनाली नामक स्थान से क्या है यहाँ पर साक्ष्य इसके प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। यशोधर मटपाल ने नैनीताल में खुटानी नाला के पास अणकाली उपकरण की यहाँ पर खोज की थी। अगला है उत्तरकाशी की यमुना घाटी में स्थित हुडली नामक स्थान से नीले रंग में चित्रित शैलचित्र प्राप्त हुए। तो यहाँ से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, कि नीले रंग में चित्रित शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हुए हैं हुडली नामक स्थान से, जो कि क्या उत्तरकाशी की यमुना घाटी में स्थित है। तो यहाँ से भी क्या हमारा एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला है लाखू गुफा। ठीक है, लाखू गुफा की खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी ने की। लाखू गुफा अल्मोड़ा के बाड़े छीने के निकट दलबैंड पर सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो लाखू गुफा की खोज दोस्तों क्या है? डॉक्टर MP जोशी के द्वारा 1968 में यहाँ पर की जाती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर की जाती है? अल्मोड़ा के बाड़े छीना के निकट सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन रहा है कि लाखू गुफा की खोज किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो ये की गई थी डॉक्टर MP जोशी के द्वारा 1968 में। और लाखू गुफा कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा के सुयाल नदी के तट पर यहाँ पर स्थित है लाखू गुफा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लाखू गुफा में पशुओं व मानवों के रंगीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, जिन शैलचित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, पशुओं और मानवों के रंगीन शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये कहाँ से हुए हैं? लाखू गुफा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाखू गुफा में मिले शैलचित्रों की तुलना कुछ विद्वान भीमबेटका शैलाश्रयों से करते हैं और यहाँ से नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला है लाखू उडियार के शैलचित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य या नर्तक मंडली है। तो यहाँ से भी हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अगला है
ग्वारख्या गुफा। ग्वारख्या गुफा या उडियार को पुरातत्वविदों की नज़रों में लाने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। यानी जो ग्वारख्या गुफा है दोस्तों, उसकी खोज राकेश भट्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो हमें इतना ही याद रखना है कि ग्वारख्या गुफा की खोज किसने की? राकेश भट्ट ने। ग्वारख्या गुफा चमोली के डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ग्वारख्या गुफा है वो चमोली जिले में यहाँ पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं। ग्वारख्या गुफा से मानव पेड़ बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले, जिसमें 8 चित्र पशुओं के एवं अन्य मानव आकृतियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि मानव पेड़ बारहसिंगा के रंगीन चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से हुए? ग्वारख्या गुफा से। ठीक है, जो कि चमोली जनपद में यहाँ पर स्थित है। ग्वारख्या गुफा के चित्रों का मुख्य विषय पशुओं को हांका देकर भगाना अथवा घेरना है, जो और मनुष्यों को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किमनी गांव। किमनी गांव चमोली के थराली के पास पिंडर नदी घाटी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैलचित्र प्राप्त हुए। तो यहाँ से हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन सकता है कि हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से हुए? किमनी गांव से, जो कि क्या है? चमोली जनपद में यहाँ पर हमारा स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मल्लारी गांव। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 और 2001 में मल्लारी गांव का सर्वेक्षण किया गया। ठीक है दोस्तों, जो कि क्या? चमोली जिले से सुदूर तिब्बती सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मल्लारी सर्वेक्षण में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला है, जिसकी पहचान हिमालय पशु वृषभ जुब्बू जोबा के तौर पर यहाँ पर हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मल्लारी से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण के साथ नरकंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले। यहाँ से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान थे। तो यहाँ से हमारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हो रहे हैं मल्लारी गांव से, जो कि क्या है? चमोली जनपद में यहाँ पर स्थित है। अगला है। मल्लारी गांव से काले व धूसर रंग के मृद भांड और हत्या युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र मिला है, जिसे आगरा भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में नीति घाटी के मल्लारी गांव से मंडलाकार शवाधानों की खोज की, जिन्हें राहुल संस्कृत ने खस जाति के शवाधान बताया था। तो यहाँ से भी हमारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि मंडलाकार शवाधानों की खोज कहाँ पर की गई थी? तो कहाँ पे की गई थी? नीति घाटी में, मल्लारी गांव में। ठीक है दोस्तों, मल्लारी गांव की नीति घाटी में शिव प्रसाद डबराल के द्वारा की गई थी। आगे है। मल्लारी गांव के शवाधान पहाड़ी काटकर बनाए गए थे और इन शवाधानों में शवों के घुटने मोड़कर औंधे मुंह लिटाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो शवाधान बनाए गए थे, यानी शवाधान यानी कि शव को रखने की जो जगह बनाई गई थी, तो ये पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। ठीक दोस्तों, कहाँ पे बनाए गए थे? तो मल्लारी गांव में। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के शवाधान। ठीक है दोस्तों, शवाधान यानी यहाँ पे जहाँ पे क्या है? मृत व्यक्ति के शरीर को यहाँ पर रखा जाता है। अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला जैनल गांव के शवाधानों की खोज यशोधर मटवाल के द्वारा यहाँ पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के सांदना बसेड़ी ग्राम के शवाधान की खोज भी यशोधर मटवाल ने की थी। सनाड़ा एवं बसेड़ी ग्राम से 2 प्रकार के शवाधान प्राप्त हुए, शिष्ट एवं अन्न बैरियल। ठीक है दोस्तों, ये इन 2 शवाधानों के प्रकार हैं। अगला है लुएथाप। लुएथाप अल्मोड़ा जिले से लाल रंग में चित्रित 3 शैलश्राया प्राप्त हुए हैं और लुएथाप का अर्थ है रक्त चित्र। ठीक दोस्तों, पहले समझ लेते हैं लुएथाप का अर्थ क्या है? रक्त चित्र। ठीक है दोस्तों, अगला है। लुएथाप के शैल चित्र में मानव को शिकार करते और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करके दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि मानव को शिकार करते हुए तथा हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए कहाँ के शैल चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है? तो कहाँ के शैल चित्र में दिखाया गया है ऐसा? लुएथाप के। ठीक है दोस्तों, अगला है पेड़ साल व फड़का नौली। ठीक है, फड़का नौली की खोज 1985 में डॉक्टर यशोधर मटवाल के द्वारा यहाँ पर की गई थी। अगला है
पेटशाल की खोज 1989 ईस्वी में ये भी क्या है डॉक्टर यशोधर मटवाल के द्वारा यहाँ पर की गई थी। अगला है अल्मोड़ा के पेटशाल से कत्थई रंग की मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई। तो यहाँ से भी हमारा क्या एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्या बन सकता है कि कत्थई रंग की मानवाकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई, तो कहाँ से हुई है, पेटशाल से। ठीक है दोस्तों, वो पेटशाल कहाँ पे स्थित है, अल्मोड़ा में। तो इसको भी हमें याद रखना है। अगला है ये दोनों स्थल सुयाल नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो पेटशाल और फड़का-नौली दोस्तों ये सुयाल नदी प्रवाह क्षेत्र में यहाँ पर क्या है स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अल्मोड़ा के फड़का-नौली से 3 शैलाश्रयों की खोज हुई है। ठीक है, तो 3 शैलाश्रयों की खोज कहाँ से हुई है, फड़का-नौली अल्मोड़ा से। तो इसको भी हमको यहाँ पर क्या है याद रखना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, फल सीमा। ठीक है, अल्मोड़ा के फल सीमा से योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फल सीमा में 2 चट्टानें हैं जिन पर 2 मार्क्स बने हुए। तो यहाँ से हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है कि योग तथा नृत्य मुद्रा के मानव चित्र हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है योग तथा नृत्य मुद्रा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, फल सीमा। ठीक है दोस्तों, और फल सीमा कहाँ पे स्थित है, अल्मोड़ा में। तो हमें ये दोनों ही यहाँ पर याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, बनकोट। ठीक है, पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई। तो यहाँ से भी क्या हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, जो कि संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं कि 8 ताम्र मानवाकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। तो कहाँ से हुए, पिथौरागढ़ के बनकोट नामक स्थान से। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो 8 ताम्र मानवाकृतियाँ दोस्तों वो बनकोट के पिथौरागढ़ नामक स्थान से यहाँ पर हमको प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं, बनकोट के ताम्र आकृतियों की खोज 1989 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बनकोट से प्राप्त उपकरण को अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। ताम्र उपकरण की खोज राज्य के बनकोट, पिथौरागढ़ में, बहादुराबाद, हरिद्वार में अन्य स्थानों से भी हुई है। ठीक है, जो ताम्र उपकरण है दोस्तों, ठीक है, बनकोट के अलावा क्या है, हरिद्वार में भी इनकी क्या यहाँ पर खोज की गई है। आगे बढ़ते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत पौराणिक ग्रंथ हैं। ठीक है, जो आदि ऐतिहासिक काल है दोस्तों उसके जो प्रमुख स्रोत हैं, उसके जो प्रमुख साक्ष्य हैं वो क्या है, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं दोस्तों। ठीक है, उनसे हमें क्या आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है, कि उत्तराखंड को देवभूमि तथा मनुष्यों की पूर्ण भूमि किस वेद में कहा गया है। तो इसको कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। तो यहाँ से भी क्या हमारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु का प्रयोग हुआ है, जबकि दक्षिण कुरु मेरठ हस्तिनापुर के लिए हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किस ग्रंथ में हुआ है। तो यहाँ से भी ये इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि ठीक है कि उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। अगला है, कौस्तकी ब्राह्मण ग्रंथ में वाग्देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम यहाँ पर बताया गया है। अगला, स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ से हमारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आते हैं। ठीक है दोस्तों, कि 5 हिमालय खंडों का वर्णन हमें किस पुराण से मिलता है। तो मिलता है स्कंद पुराण से। तो हमें याद रखना है कि स्कंद पुराण में क्या है, 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है। अगला है, 5 हिमालय खंड निम्न प्रकार के थे। ठीक है दोस्तों, स्कंद पुराण में जिन 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है दोस्तों वो कौन कौन से थे। पहला है नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर, जालंधर। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 क्या है, हिमालय खंड है जिनका वर्णन क्या है, जिनका जिक्र जो है स्कंद पुराण से हमको मिलता है। आगे बढ़ते हैं,
स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड, जबकि नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो स्कंद पुराण में दोस्तों क्या है, ठीक है, जो केदारखंड जो शब्द है दोस्तों, ये क्या है, गढ़वाल क्षेत्र के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जबकि दोस्तों क्या है, मानसखंड जो शब्द है ये कुमाऊं क्षेत्र के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो हमें यही याद रखना है कि केदारखंड शब्द का प्रयोग गढ़वाल क्षेत्र के लिए किया गया है तथा मानसखंड शब्द का प्रयोग कुमाऊं क्षेत्र के लिए यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केदारखंड यानी गढ़वाल क्षेत्र, अगला है मानसखंड यानी कुमाऊं का क्षेत्र, माया क्षेत्र में गंगा द्वार हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेश, इलावर्त व उत्तराखंड कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य की पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों यहाँ से भी हमारा कई बार एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि हिमवंत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो हिमवंत शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों उत्तराखंड के लिए किया गया है, पाली भाषा। ठीक है, यानी बौद्ध साहित्य की जो पाली भाषा है दोस्तों उसमें क्या है, उत्तराखंड के लिए क्या है, हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में आर्य लोग 5 जातियों में विभक्त थे। ठीक है दोस्तों, पुरु, त्रिशु, अनु, यदु एवं त्रिवसु, जिसमें से वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रिशु जन का शासन था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रामायण कालीन लक्ष्मण के पुत्र अंगद एवं चंद्रकेतु का राज्य हिमालय क्षेत्र में स्थित था। यहीं से हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लंका ले जाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान यहाँ पर दिया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि व केदारखंड है। ठीक है, जो हमारा गढ़वाल क्षेत्र दोस्तों उसके प्राचीनतम नाम क्या है, बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, केदारखंड। ये तीनों जो शब्द हैं दोस्तों ये गढ़वाल क्षेत्र के लिए यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई 50 योजन व चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। केदारखंड और मानसखंड की सीमाओं का विभाजन प्रधान क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत करता है। ठीक है दोस्तों, तो केदारखंड और मानसखंड दोस्तों यानी गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र दोस्तों उसका विभाजन यहाँ पर क्या है, नंदा देवी पर्वत करता है। ठीक है दोस्तों, ये पर्वत क्या उनको 2 अलग अलग भागों में यहाँ पर उनको बांटता है, विभाजित करता है। आगे बढ़ते हैं। केदारखंड गंगा द्वार से हिमालय व तमसा या टोंस नदी से बोधांचल या नंदा देवी तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता था, तब से इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब राजा अजयपाल ने दोस्तों 52 गढ़ों को जीतकर उनका एकीकरण किया था, तब से क्या है, इस क्षेत्र के लिए क्या गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिदत्त भट्ट शैलेश ने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति का संबंध इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी गाड़ों से यहाँ पर किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को इंद्र व सुदास ने यहाँ पर नष्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र के प्राणा गांव में प्रलय के बाद सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की यहाँ पर रक्षा की थी। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी। अलकापुरी मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के बद्रिकाश्रम के पास गणेश, नारद, मुचकंद, व्यास एवं स्कंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। टिहरी गढ़वाल के हिम्याड़ पट्टी स्थित विश्वण पर्वत पर वशिष्ठ गुफा एवं वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ आश्रम स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है जहाँ भगवान राम ने शिव भगवान की तपस्या की है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि भगवान राम का उत्तराखंड में मंदिर किस स्थान पर है, तो किस स्थान पर है, देवप्रयाग पर। यह हमें यहाँ से याद रखना है। टिहरी गढ़वाल के तपोवन
में लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। आगे बढ़ते हैं, रामायण कालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था। इसकी राजधानी ज्योतिषपुर या ज्योतिषमठ थी यहाँ पर। अगला है, महाभारत के वन पर्व में केदारखंड को भृंगतुंग कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो केदारनाथ को भृंगतुंग किस में कहा गया है, तो किस में कहा गया है, महाभारत के वन पर्व में। तो इसको भी हमने यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद, कुनिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। आगे बढ़ते हैं, पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा था। आगे बढ़ते हैं, राजा विराट जिसकी राजधानी जौनसार के विराटगढ़ में थी, इसकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का यहाँ पर विवाह हुआ था। महाभारत के देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर को महाभारत में सुबाहुपुर व श्री क्षेत्र कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि महाभारत में सुबाहु व श्री क्षेत्र किसको कहा गया है। तो यहाँ पर किसको कहा गया है, श्रीनगर को यहाँ पर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज और कौरव्य की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में यहाँ पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, महाभारत काल में गंगा द्वार नागराज कौरव्य का तथा श्रीनगर में सुबाहु व मंदाकिनी के उत्तर में असुर बाणासुर का यहाँ पर शासन था। आगे बढ़ते हैं, वन पर्व के अनुसार लोमस ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम व कण्वाश्रम दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम कुशीनगर भी मिलता है और बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध का उस ऋध्वज जाने का उल्लेख मिलता है जिसकी पहचान कनखल से यहाँ पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्राचीन विद्यापीठ कण्वाश्रम। ठीक है दोस्तों, तो कण्वाश्रम पौड़ी जनपद कोटद्वार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, दुष्यंत व शकुंतला का प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है। शकुंतला गुरु विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, और राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के यहाँ पर उस समय शासक थे। आगे बढ़ते हैं, कण्वाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का यहाँ पर जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम ग्रंथ की रचना की थी। यह मालवी नदी के यहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से भी हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम ग्रंथ की रचना कहाँ पर की थी, तो कहाँ पर की थी, कण्वाश्रम में की थी। आगे बढ़ते हैं, कण्वाश्रम का वर्तमान नाम चौका घाट है और कण्वाश्रम के कारण कोटद्वार का नया नाम कण्व नगरी करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है दोस्तों, जो कोटद्वार है दोस्तों उसका नाम वर्तमान में क्या है, कण्व नगरी रखने का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ पर रखा गया है। कण्वाश्रम का याद चौका घाट में बसंत पंचमी के दिन की मेला यहाँ पर लगता है।